नमस्कार साथियों, किसान एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पर्वत पठार को देखा था। इसमें हम अफ्रीका की प्रमुख नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। और इधर आपकी लिस्ट है: जूबा, शिबली, जाम्बेजी, लिम्पोपो, ऑरेंज, क्यूनाइन, कांगो या जायरे, नाइजर, गैम्बिया, सेनेगल, चारी और नील नदी। इतनी नदियां हैं जिनको हम अध्ययन करेंगे जिसका। और हम अध्ययन करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे जूबा शिबली से। तो आप देखिएगा कि जूबा और शिबली दो नदियां हैं जो इथोपियन हाईलैंड से निकलती। यानी कि मान लीजिए कि ये इथोपिया की हाईलैंड है, ये इथोपिया हाईलैंड हो गया, ये पूरा ये हिस्सा है। तो इथोपिया हाईलैंड से दोनों निकलती हैं, जूबा और शिबली। और आप देखेंगे कि जूबा शिबली जो है, हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये मान लीजिए कि इथोपिया हाईलैंड है और यहाँ से एक नदी ये ऐसे आ रही है और ये हो गई। यानी कि ये है जूबा और ये है शिबली। इसमें इथोपिया भी सम्मिलित है और सोमालिया भी सम्मिलित है। दोनों आपस में संगम करके जाके इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर में गिरती है। यानी हम क्या कहेंगे कि जूबा और शिबली इथोपिया और सोमालिया की दो प्रमुख नदियां हैं जिनका निकास इथोपिया की उच्च भूमि से होता है, जिनका उद्गम इथोपिया की उच्च भूमि से होता है और इनका निकास हिंद महासागर में आपस में मिल करके एक साथ होता है। ओके, अगली देखेंगे एक नदी है जिसका नाम है जाम्बेजी। यहाँ देखिए, जाम्बेजी नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है। इसका कारण यह है कि इस पर कुछ डैम बनाए गए हैं और कुछ फॉल्स हैं। और यहाँ से कमीशन क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। खास करके जो स्टेट एग्ज़ाम होते हैं ना, वहाँ तो निश्चित रूप से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है। सबसे ज़्यादा अगर आप कहेंगे मैपिंग से क्वेश्चन कौन सा है, तो जाम्बेजी से पूछा गया है। तो कटंगा प्लेटू जो है, कटंगा प्लेटू आप जानते हैं जायरे और जाम्बिया से संबंधित था। इस कटंगा से निकलती है ये नदी। यानी अगर हम यहाँ पर कटंगा को ड्रॉ कर लें तो ये कटंगा से ऐसे निकलती है और ऐसे बहती हुई जा करके यहाँ पर देखिए, ये कौन सा चैनल है? मोजाम्बिक चैनल है। ये मोजाम्बिक चैनल में जा करके गिर जाती है। इस नदी का नाम आप देखेंगे क्या है, तो कहेंगे जाम्बेजी है। अब समझिएगा, अपने एटलस में ध्यान से देखिए, जो जाम्बेजी नदी है ये आप देखेंगे कटंगा पर्वत से निकलती है, फिर अंगोला जाम्बिया के मध्य में थोड़ा सा बाउंड्री बनाते हुए मुख्य रूप से जिम्बाब्वे और जाम्बिया के मध्य में ये पॉलिटिकल भी मतलब या फिजिकल कह सकते हैं कि प्राकृतिक सीमा बनाती है। किसके बीच में? जिम्बाब्वे और जाम्बिया के मध्य में सीमा बनाती है और फिर ये प्रवेश कर जाती है मोजाम्बिक में। ठीक है, तो कौन कौन सा है? जायरे इसमें सम्मिलित है, जाम्बिया सम्मिलित है, थोड़ा सा अंगोला सम्मिलित है और जिम्बाब्वे सम्मिलित है। और उसके बाद अंत में मोजाम्बिक से होते हुए ये मोजाम्बिक चैनल में जाकर के गिरती है। इस पर एक आप देखेंगे जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर हमने कहा था कि एक वाटरफॉल है और इस वाटरफॉल का नाम है विक्टोरिया फॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है, विक्टोरिया फॉल्स। यानी विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो आप कहेंगे जाम्बेजी नदी पर अवस्थित है। और दूसरी चीज़ हमने कहा था कि इसी पर एक डैम बनाया गया है झील वाले टॉपिक में, और इसको हमने कहा था करीबा लेक। आपको याद आ रहा होगा, करीबा लेक इसी पर है, जो मानव निर्मित एक झील का उदाहरण है। तो ये जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया फॉल्स और करीबा झील, ये दो क्वेश्चन बार बार कमीशन के द्वारा पूछे जा रहे हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगली रिवर आप देखेंगे, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में एक पठारी रीजन है जिसका नाम है हाई बेल्ट है।
और ये नदी है लिम्पोपो और निकल करके जाके गिरती है कहाँ पर, ये जो खाड़ी देख रहे हैं आप, इसका नाम है देलागुआ की खाड़ी, गल्फ ऑफ देलागुआ। तो देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए कि ये हाई बेल्ट है, पठारी क्षेत्र है, यहाँ से ये नदी ऐसे प्रवाहित होती है। तो ये दो चीज़ें करती है, एक तरफ तो ये बोत्सवाना है और ऊपर क्या है, जिम्बाब्वे है, और ये क्या है, साउथ अफ्रीका है। यानी कि साउथ अफ्रीका को बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से ये डिस्कनेक्ट करती है नदी, हाई बेल्ट से निकलती है और जा करके गिरती है कहाँ पर, देलागुआ की जो खाड़ी है उसमें जा करके गिर जाती है। इस देलागुआ की खाड़ी को मापुतो की खाड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, इस नदी के किनारे आप देखेंगे मोज़म्बिक की जो कैपिटल है, नाम है मापुतो। यानी मोज़म्बिक की कैपिटल मापुतो किस नदी के मुहाने पर अवस्थित है, तो आप कहेंगे लिम्पोपो नदी के मुहाने पर अवस्थित है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर एक चीज़ लिख दीजिए कि ये क्या है, मोज़म्बिक की राजधानी है, मोज़म्बिक की राजधानी। समझने वाली बात जो है, जो सब लोग जानते हैं, घिसा पिटा क्वेश्चन है। एक लाइन है, हमने बताया था मकर रेखा, यानी कैप्रिकॉर्न लाइन। मकर रेखा को यह नदी दो बार काटती है। लिम्पोपो नदी देखिए, एक इधर से गई तो यहाँ पर काट दिया, फिर यहाँ पर काट दिया। यानी कि जो लिम्पोपो नदी है यही वो नदी है जो मकर रेखा को दो बार काटती है। क्लियर? अगली नदी देखिए, अगली नदी देखिए, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में एक पर्वत आपने पढ़ा है ड्रैकनबर्ग। कौन सा पढ़ा है? ड्रैकनबर्ग। और ड्रैकनबर्ग में देखेंगे एक नदी निकल रही यहाँ से, इस नदी का नाम है ऑरेंज नदी। क्या नाम है? ऑरेंज नदी। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए ये ड्रैकनबर्ग है और यहाँ से ये नदी ऐसे प्रवाहित होते हुए आके कहाँ गिरती है? अटलांटिक में गिरती है। और ध्यान से देखिएगा, नीचे है साउथ अफ्रीका और ऊपर है नामीबिया। तो इसका मतलब ये है कि ये साउथ अफ्रीका और नामीबिया के मध्य में प्राकृतिक सीमा बनाने का काम करती है। नदी का नाम आप लिख देंगे ऑरेंज। ये लिखने का तरीका होता है। कंटेंट तो आपको मिल ही रहा है कि भाषा जो पैराग्राफ वाइज वो तो आपको मिल ही रहा है। आपको लिखना ऐसे चाहिए। इससे क्या होगा? कंफर्म हो जाएगा कौन सा देश किधर है, कहाँ से निकल रही है, कहाँ पे गिर रही है। केवल देख देख के तैयार करिए, विजुलाइज कीजिए। इसको विजुलाइज करेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। ओके, नेक्स्ट रिवर यहाँ देखेंगे एक नदी है क्यूनाइन नदी। कौन सी नदी है? क्यूनाइन नदी। और इसको आप यहाँ ड्रॉ करेंगे। क्यूनाइन नदी का निकास भी अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक ओशन में हो रहा है। इसके ऊपर है अंगोला और नीचे है नामीबिया। ओके, इस नदी का नाम है क्यूनाइन नदी। अब देखिएगा ध्यान से, क्यूनाइन रिवर जो है ये अंगोला और नामीबिया के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाने का काम करती है।
और इस नदी का निकास कहाँ होता है? देखिए, नदियों का निकास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका निकास होता है अटलांटिक महासागर में। मेरे ख्याल से क्लियर। अब देखिए, यहाँ पर हमने आपको बताया था एक पर्वत है जिसका नाम है मितुम्बा पर्वत। नेक्स्ट नदी देखिए, ध्यान समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है ये। मितुम्बा पर्वत मान लीजिए कि ये है। मितुम्बा पर्वत से ये नदी ऐसे पहले उत्तर पश्चिम दिशा में, फिर दक्षिण पश्चिम दिशा से होते हुए आके गिरती है अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक ओशन में। इस नदी का नाम है कांगो, या इसी को कहते हैं जायरे। ओके, जायरे में आप देखिएगा इस नदी पर एक फॉल है, वाटरफॉल है, जिसका नाम है स्टैनले फॉल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैनले फॉल्स किस नदी पर अवस्थित है? तो आप कहेंगे जायरे या कांगो नदी पर अवस्थित है। इस पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है इंगा। एक इस पर बांध है जिसका नाम है इंगा, इंगा डैम। किस नदी पर है? जानते रहिएगा, जायरे नदी के नदी पर बनाया गया है एक डैम है। इसमें और क्या महत्वपूर्ण है देखिएगा ध्यान से, अंदाज़ा लगाइए ये कौन सा रीजन है। ये कहीं ना कहीं से आप देख रहे हैं कि ये विषुवत रेखीय क्षेत्र है, यानी इक्वेटोरियल रीजन है। और जाहिर सी बात है कि इक्वेटोरियल रीजन अगर है तो आप जानते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर पूरे वर्ष अधिक होता है। ये विषुवत रेखा है, पूरे वर्ष यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है। टेम्परेचर अधिक होगा तो यहाँ पर क्या होगा? वाष्पीकरण भी पूरे वर्ष होगा। पूरे वर्ष यहाँ पर संवहनीय प्रकार की वर्षा होती रहती है। और वर्षा अगर देखा जाए तो यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है औसतन। और वर्षा का वनस्पति की सघनता से समानुपातिक या डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी अधिक वर्षा तो वनस्पति सघन। बहुत घने घने जंगल इस रीजन में पाए जाते हैं, अफ्रीका के ये जंगल। और नदी इसी क्षेत्र में देखिए प्रवाहित भी हो रही है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि ये अफ्रीका के विषुवत रेखीय वर्षा वन क्षेत्रों से होकर के प्रवाहित होती है। और विषुवत रेखीय वन इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी जमीन पर नहीं आ पाता। तो इस नदी रीजन में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है पिग्मी। पिग्मी जनजाति इसी नदी क्षेत्र में रहती है। पेड़ों पर घर बनाकर रहती है पिग्मी। पिग्मी के बारे में सुनेंगे कि ये पेड़ों पर घर बना के रहते हैं। और इनके बारे में एक पॉइंट जानते रहिएगा कि ये विश्व की सबसे बौनी प्रजाति है, सबसे बौनी प्रजाति है। इनकी हाइट बहुत कम होती है, इतने होते, और आराम से पेड़ पर चढ़ जाते हैं, आराम से वहीं पर रहते। तो विश्व की सबसे बौनी प्रजाति इस क्षेत्र में रहती है। आगे बात देखिएगा, इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है कसाई। बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोग यहाँ तक कहते हैं कि दुनिया का लगभग आधा हीरा यहीं से निकलता है, डायमंड। एक मूवी आई थी ब्लड डायमंड। ब्लड डायमंड में इस नदी को दिखाया गया है हीरा निकालते हुए इसमें से। ये कसाई इसकी एक सहायक नदी है जो हीरा भंडार के लिए बहुत प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। डायमंड के लिए, हीरा भंडार के लिए प्रसिद्ध है, हीरा भंडार के लिए प्रसिद्ध है। और क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमने कहा था कि एक लाइन गुजरती है जिसको इक्वेटर हमने बोला था, विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा यहाँ से पास होती है। और देखिएगा ध्यान से, अगर ये विषुवत रेखा है तो ये नदी 2 बार काटेगी इसको, एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से।
यानी विषुवत रेखा को या भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो आप कहेंगे कांगो या जायरे। तो एक पॉइंट ये लिख लीजिए कि विषुवत रेखा को यह 2 बार काटती है। देखिएगा जहाँ इसका निकास हो रहा है 2 शहर, अगर हम जायरे की राजधानी देखें या डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन आप कांगो की राजधानी देखें तो उसका नाम है किनशासा। वो नदी की एक तरफ है, यानी नदी के बाएं तट पर है, और नदी के दाहिने तट पर आप देखेंगे कांगो की राजधानी ब्राज़ाविले। तो कांगो की राजधानी ब्राज़ाविले है और जायरे की राजधानी किनशासा है। दोनों आमने सामने, एक नदी के दाएं तट पर और एक नदी के बाएं तट पर अवस्थित है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि ये अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी तो नील हो जाएगी, पूरी दुनिया की है। दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप कहेंगे कांगो नदी। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अगली नदी देखेंगे नाइजर। और नाइजर के बारे में जानिए कि सेरा लियोन जो यहाँ पर है, यहाँ पर एक पठारी क्षेत्र है जिसका नाम है फूटा जोलेन। मान लीजिए कि ये फूटा जोलेन पठार है। फूटा जोलेन से ये नदी निकलती है और इस तरह से ये प्रवाहित होते हुए आ करके यहाँ पर एक डेल्टा बनाते हुए गिरती है। कहाँ पर? गिनी की खाड़ी में। गिनी की खाड़ी में आकर के ये नदी गिर जाती है। अगर आप इस नदी को देखना चाहेंगे तो देखेंगे गिनी से संबंधित है, सेरा लियोन संबंधित है, माली से संबंध इसका है, नाइजर से है और नाइजीरिया से तो खैर है ही है। तो इतने देशों से इसका संबंध है और आकर के गिनी की खाड़ी में ये गिरती है। इस नदी के बारे में जानते रहिएगा कि इसका प्रयोग पाल्म ऑयल को ले जाने के लिए, यानी जलमार्ग के रूप में इसका प्रयोग होता है। पाल्म की खेती बहुत ज़्यादा यहाँ पर होती है, पाल्म ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो नदी है ना, इस नदी का प्रयोग पाल्म ऑयल के परिवहन के लिए किया जाता है, ट्रांसपोर्टिंग के लिए किया जाता है। इसलिए इसको कहते हैं रिवर ऑफ पाल्म ऑयल। रिवर ऑफ पाल्म ऑयल किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे नाइजर को। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके मुहाने पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बंदरगाह है जिसका नाम है पोर्ट हारकट। मार्क कर लीजिएगा, पोर्ट हारकट। मिला? तो पोर्ट हारकट के बारे में जानते रहिएगा कि जो पोर्ट हारकट है ये नाइजीरिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बंदरगाह है। उसका रीज़न ये है कि इस क्षेत्र में आप कहेंगे कि जो ये तटीय क्षेत्र है, गिनी का जो तटीय क्षेत्र है, गिनी की खाड़ी का जो तटीय क्षेत्र है, कोस्टल रीजन, ये खनिज तेल भंडार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। खनिज तेल भंडार के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और खनिज तेल भंडार मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि पोर्ट हारकट से इसका एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। तो गिनी के जो तटीय क्षेत्र है नाइजीरिया का, वो विशेष करके खनिज तेल भंडार के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस चीज़ ध्यान रखिएगा। और पोर्ट हारकट उसका एक पोर्ट है इम्पोर्टेंट, वहाँ से इसका निष्कासन होगा। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। इसकी एक सहायक नदी है, आप जानते रहिएगा। इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है बेन्यू। बेन्यू इसकी एक सहायक नदी है, इसको भी आप जानते रहिएगा। एक नदी यहाँ पर आप देखेंगे गैम्बिया है और एक सेनेगल है। दोनों को एक साथ समझाने का प्रयास करेंगे, समझिएगा ध्यान से। देखिए, ये मान लीजिए कि गैम्बिया है और ये मान लीजिए सेनेगल है। ये दो नदियाँ हो गई।
तो जो गैम्बिया इधर है देश, और यहाँ पर एक कंट्री है जिसका नाम है सेनेगल, और इधर एक देश है जिसका नाम है मिर्तानिया। बस मेरे ख्याल से कहानी आपको समझ में आ गई। इधर क्या है, अटलांटिक ओशन। अब देखिए इस नदी का नाम हो जाएगा गैम्बिया, और इस नदी का नाम है सेनेगल। अब बस क्लियर है। गैम्बिया नदी गैम्बिया और सेनेगल के मध्य में प्राकृतिक सीमा बनाती है, जबकि सेनेगल नदी सेनेगल और मुर्तानिया के मध्य में प्राकृतिक सीमा बनाती है। और दोनों नदियों का निकास कहाँ होता है, अटलांटिक महासागर में होता है। एक ही नदी हो गई। नेक्स्ट, चारी नदी। ये देखिए हमने एक लेक बताई थी आपको, चाड लेक। तो चाड लेक में आ करके एक नदी जाके गिर जाती है और इसका नाम है चारी। और चारी नदी को देख रहे हैं किसी सागर महासागर में नहीं गिर रही है, वो जाके लेक में गिर रही है। तो ऐसी नदियों को हम कहते हैं अंतःस्थलीय अपवाह। अंतःस्थलीय इंटरलैंड जो नदी बहती हैं उनको हम अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र वाली नदियाँ कहते हैं हिंदी में। यानी इसका निकास कहाँ हो रहा है, चाड लेक में हो रहा है। अंतिम है सबसे महत्वपूर्ण नदी, नील नदी। और आइए इसको हम ढंग से समझाते हैं आपको, पूरी इसकी कहानी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों कहानी शुरू होती है विक्टोरिया लेक से। मान लीजिए कि ये आपकी विक्टोरिया लेक है, और यहाँ पर हमने कहा था कि ये इथोपिया उच्च भूमि है, और यहाँ पर एक लेक है ताना लेक, पढ़ चुके हैं आप झील वाले। ये मान लीजिए ताना लेक है, दो लेक हो गई। विक्टोरिया लेक से एक निकलती है नदी जिसका नाम है वाइट नील, वाइट नाइल। और जो ताना लेक है यहाँ से एक नदी निकलती है ब्लू नील। एक नदी और है, जानते रहिएगा, यहाँ से अताबारा। ब्लू नील और अताबारा, दो नदियाँ ताना लेक से यहाँ से निकली, जिसमें से ब्लू नील और वाइट नील का संगम होता है। एक स्थान है सूडान में, खार्तूम। मैप में देखिए अपने, खार्तूम नामक स्थल में, ये सूडान में है। यहाँ पर दोनों का क्या होता है, संगम हो जाता है। और जैसे ही ब्लू नील और वाइट नील मिलती हैं, वैसे ही ये नदी कहलाती है नील। ये बन जाती है क्या, नील रिवर। नील रिवर ऐसे बहती हुई जाती है, प्रवेश करती है कहाँ पर, इजिप्ट में। और इजिप्ट में इस पर एक डैम बनाया गया है जो आप पहले से जानते हैं, आसवान डैम। और आसवान डैम के जलाशय को ही हमने कहा था नासिर लेक, आप जानते हैं। फिर आगे बढ़ती हुई इसके किनारे एक राजधानी मिलेगी इजिप्ट की या मिस्र की राजधानी है कैरो या काहिरा, इसका नाम था पहले। और यहाँ से होते हुए आकर के ये गिरती है मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर में गिर जाती है। और डेल्टा जो बनाती है वो चाँप की तरह बनाती है। यानी कैसा डेल्टा होगा इसका, चापाकार डेल्टा। डेल्टा वेल्टा क्या होता है सब आपको बताएंगे जब जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाएंगे तब। जहाँ पर इसका निकास हो रहा है वहाँ पर एक बंदरगाह आपको पोर्ट दिखेगा जिसका नाम है अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह है, अलेक्जेंडर यानी सिकंदर के नाम पर इसको रखा गया। और समझना ये है कि इस नदी का अगर अस्तित्व नहीं होता, आप देख ही रहे हैं पूरा का पूरा
मरुस्थलीय क्षेत्र है ये। अगर ये नदी नहीं होती तो क्या इजिप्ट में डेवलपमेंट होता? देखिए, इजिप्ट की जो इकोनॉमी है वो दो चीज़ों पर बेस्ड है। एक तो सहारा स्वेज नहर से उसको बहुत पैसा मिलता है क्योंकि उसका एक अधिकार हो गया, उसको बहुत टैक्स मिलता है। और दूसरी चीज़, ये जो नदी है नील नदी के कारण कृषि कार्य यहाँ पर संभव हुआ है। नहीं तो फिर शायद मिस्र भी वही सहारा डिजर्ट की तरह पड़ा, भाई हाई है क्षेत्र, वो कुछ होता ही नहीं। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि नील नदी के कारण इस रीजन में कृषि कार्य संभव हुआ है। और इस क्षेत्र में दो चीज़ें होती हैं, चावल की कृषि और कपास की कृषि। चावल कपास की कृषि यहाँ बड़े पैमाने पर होती है और यही कारण है कि कैरो जो है ये सूती वस्त्र उद्योग का एक सेंटर है, कैरो। और जो अलेक्जेंड्रिया पोर्ट है यहाँ से दो चीज़ों का निर्यात भी होगा, किसका? कपास का और प्लस चावल का निर्यात होता है, एक्सपोर्ट किया जाता है यहाँ से, ये ध्यान रखिएगा। और इसी कारण अगर ये नील नदी ना होती तो मिस्र का अस्तित्व नहीं होता। तो इसीलिए मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नील नदी को मिस्र का वरदान नहीं कहते, मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं क्योंकि नदी की वजह से ही मिस्र का अस्तित्व है। वो सभ्यता जो डेवलप हुई थी, मिस्र की सभ्यता, वो इसी नदी के कारण डेवलप हुई थी, है नहीं? जानते रहिएगा, ये तो सब जानते ही हैं कि ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। और आप देखेंगे करीब 6650 किलोमीटर लंबाई है इसकी। लेकिन जल ग्रहण की बात अगर करें, आप वहाँ क्षेत्र की बात करें, तो जल ग्रहण की दृष्टि से अमेज़न नदी है साउथ अमेरिका की। लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप कहेंगे नील नदी। आई थिंक नील नदी का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। सारी नदियाँ आपके सामने हो गई और समझ में भी आ गया होगा। इसके बाद हम लोगों को डिजर्ट पढ़ना होगा और डिजर्ट पढ़ने के साथ साथ फिर हमको जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं उन सिटीज़ को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।